बहुत सारी समस्याएं हैं। और जब से कोविड का टीका लगा है उसके बाद से तो इतने फेलियर्स बढ़े हैं कि पूछिए मत। कोविड का टीका लगने के बाद अभी बहुत सारी जगह हम 1 साल से बहुत चर्चाएं कर रहे हैं, है ना। तो भाई लोगों के पास जाते हैं, कोई लोग कहते हैं भैया हम भी लगवाए थे, हमको कुछ नहीं हुआ। तो उसमें बैचेस बने हैं उन टीकों के कि ये टीका इतने साल बाद काम करेगा, ये इतने साल बाद करेगा। जो और भी वैक्सीनेशन आपको बच्चे जन्म से वैक्सीनेशन होता है उन सब के साइड इफेक्ट हैं। तो आप लोग, एक बुक आती है डेंजर्स ऑफ वैक्सीनेशन, उसको सर्च करिएगा और पढ़िएगा, ठीक है। मेरा एक साथी, मेरा बचपन का साथी, ठीक है, वो बहुत हंसता खेलता, बहुत अच्छा व्यक्ति, कभी अनखुश नहीं रहता था। वो आज बीपी का पेशेंट है। हमने विचार किया ये बच्चा ऐसा क्यों हुआ होगा। हमने विचार किया, उसको जब टीके की हिस्ट्री लिया तो उसको सारे टीके लगे, लेकिन हम लोगों ने उनको कोविड का टीका नहीं लगने दिया। वो आयुर्वेद से ठीक होते हैं चीजें, आपको दवाइयां लेने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी, केवल हमारे ऋषियों ने वहां क्या, स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षण मातुरस्य विकार प्रशमनम च, दुनिया में आयुर्वेद के सिवा, ठीक है। और यूनानी जो है वो भी आयुर्वेद ही है, यूनानी है वो भी आयुर्वेद ही है। हम लोग यूनानी की बहुत सारी दवाएं यूज करते हैं, वो आयुर्वेद ही है। आयुर्वेद, यूनानी वाले आयुर्वेद की भी, उनके नाम बस अलग हैं बस, ठीक है, वो भाषा के हिसाब से, बाकी सेम सिमिलरिटी है बहुत सारी। तो वहां पर कोई दुनिया में पैथी ऐसी नहीं है जो स्वस्थ व्यक्ति उस कैसे स्वस्थ रखा जाए वो बताती है। तो आयुर्वेद में ही एक स्वास्थ्य चक्र है जो हम जिस देश में हम पैदा हुए हैं, ये बहुत ही प्यारा देश है जहाँ 6 ऋतुएं होती हैं, है ना। लोगों को लगता होगा 3 ऋतु होती है, लेकिन हमारे देश में 6 ऋतु होती हैं। हर मौसम में क्या होना चाहिए। और अभी जो मौसम चल रहा है ये कफ का प्रकोप काल चल रहा है, समझ रहे हैं। इस समय कफ का प्रकोप, अब क्या है कि पूरा सर्दी में आपके शरीर में जो कफ इकट्ठा हुआ होगा सर्दी में, अब धूप लगेगी तो पिघलेगा, थोड़ा गर्मी लगेगी थोड़ा, तो आप क्या करेंगे, आपके घर घर में फ्रिज है, घर घर में आइसक्रीम है, गली गली बच्चे तुरंत खा लेंगे, खांसी, अस्थमा, ठीक है, ये सारी चीजें आपको बढ़ेंगी। तो इस समय में आप देखिए हमारे बाजार में, आपके यहाँ बाजार में सबसे सस्ती चीज क्या आ रही है, गाजर आ रही है, सबसे सस्ती आ रही है, चुकंदर आ रहा है, वो सब खाने का समय है, ठीक है। गंजी आ रही होगी, वो सब खाने का समय, वो अभी खाने का समय है। थोड़ी गर्मी लगे तो ये ना समझा कि अब गर्मी आ गया, अगर ये गलती करोगे तो तुरंत खांसी, जुकाम, बुखार ये पकड़ जाओगे, ठीक है। तो अगर इतनी सावधानी, जानकारी इतनी हो जाए, ठीक है, तो आप इससे बच सकते हैं। ऐसे बहुत सारी जानकारियां हैं जिनसे आप, केवल जानकारी मात्र हो जाने से, जानकारी का ना होना ही हमारी अज्ञानता में रहना। दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई दुष्कर काम है तो अज्ञानता है। अज्ञान ही जीवन में अंधकार ले जाती है, और वो ज्ञान सत्य हो, सही हो, है ना। तो ज्ञान तो आज सब पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो किधर जाना है, क्या खाना है, क्या पीना है, ये नहीं पता है। तो हम लोग इस जानकारी को बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। और दिन ब दिन, और हम इधर तो अभी रेहान भाई से बात हुई है हमारी, ठीक है, हम लोग और भी, और सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो ये चीजें हैं, आयुर्वेद है, खेती है, और दुनिया का, हमारे ऋषियों ने कहा है कि दुनिया का सबसे पवित्र व्यवसाय कृषि है। अब कृषि को ही सबसे बेकार बना दिया गया आज। अब रोजगार बच्चों को कहाँ से मिलेगा। रोजगार का सबसे बड़ा साधन तो वही कृषि है ना। हम कृषि को ही बढ़िया बनाएं। हमारे देश में इतना, आज हमारे बच्चों को दिमाग में इतना भर दिया गया है कि गेहूं धान को छोड़ करके बाकी सब खरपतवार नजर आता है, जबकि उसी खरपतवार से अगर आयुर्वेद को जानकारी बढ़ा दिया जाए, बच्चों को थोड़ी थोड़ी शिक्षाएं दे दी जाए, आज हम पूरी दुनिया को औषधि प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो हमारे यहाँ बिना किसी लागत के उगता है। आप बताओ, पथरी जो खेत में पथरी उगती है, उसको उगाने के लिए क्या लगता है, कुछ लगता है क्या, जोताई करनी पड़ती है क्या, ऐसे। अरे वो एक धान के साथ में एक और धान उग जाता है लंबा लंबा, जिसमें वो होता है, आज उसको ओट्स जिसका बिकता है, उसको हमारे ध्यान नहीं आ रहा है अभी, जवा के साथ में और एक और बिकता है, गोजई इसको बोलते हैं, हाँ गोजई, उसको गोजई को गेहूं का अपने आप ही उग जाते हैं, कुछ करना ही नहीं पड़ता है, समझ रहे हैं। उसका 200 रुपया किलो बिक रहा है, 400 रुपया किलो, ठीक है। तो हम लोग इसीलिए स्वास्थ्य को बहुत जरूरी है जानना, और स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, और इसको बच्चों की जानकारी होना चाहिए। आपकी शिक्षा में ये जरूर इंक्लूडिंग होना चाहिए, अगर नहीं है तो इसको करिए इंक्लूडिंग, क्योंकि आने वाले भविष्य में, आने वाले बस कुछ ही सालों में बहुत ही ज्यादा एचबीपी, अभी
एचपीवी बच्चियों को आपको टीका लगने वाला है। कोरोना के टीका से हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को बचाया था, लेकिन आप लोगों से अनुरोध है कि उस टीका को नहीं लगवाइएगा, नहीं जिन बच्ची को लगेगा उनको तो ओवरी का कैंसर जरूर होगा। कौन टीका नहीं लग रहा है, आप समाज में जानकारी करिए। एचपीवी नाम का कैंसर, सर्वाइकल कैंसर के नाम से आपके अस्पतालों में, स्कूलों में लगना शुरू हो गया, कैंप होना शुरू हो गया है। तो इसकी जानकारी भी हम आपको देना चाह रहे हैं कि उसके टीके से बचिए, कोई भी सरकार के टीके से बचिए। हमारे यहाँ आपको बता रहे हैं टीका के बारे में। आयुर्वेद का एक टीका है जिसको स्वर्ण प्राशन कहा जाता है, वो छोटे से लेकर के 16 साल तक के बच्चों को पिलाया जाता है। और अगर आप रेगुलर पिला सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो केवल महीने में एक बार पिलाया जाता है, ठीक है। उस बार पिला दीजिए, आपका बच्चा पूरे जीवन इतना अच्छा होगा, बीमार नहीं पड़ेगा, रोज रोज डॉक्टर के यहाँ जाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। और मेंटल लेवल उसका बहुत अच्छा हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो इन सब चीजों को प्रचारित करने की छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन उनसे जीवन का बहुत सुधार होता है, ठीक है। तो हम अपनी ऑडियो को विराम देते हैं, आगे हम और चर्चा करेंगे और जानकारियों को बढ़ाएंगे। अब हमारे भाई सचिन जी हैं, आपको जानकारी देंगे। धन्यवाद गौरव जी। नमस्कार जी। वीर सिंह भाई ने आपको बताया, इन्होंने थोड़ा स्वास्थ्य को लेकर बताया। बार बार इसमें बीच में बात आई टीकाकरण की, कोरोना की, है ना। और हम जो आपके बीच आना पड़ रहा है तो खुशी में नहीं आए हैं, इतनी दूर से चल करके यहाँ आना। कल अमेठी में कार्यक्रम थे पूरा दिन, तो वहाँ भी लोगों के साथ चर्चाएं हुई। रियान भाई तो जानते हैं, काफ़ी दिन से जुड़े हुए हैं। हमारी एक संगठन है जनता सरकार मोर्चा। आप सोचते होंगे कि ये क्या है संगठन, क्योंकि आप सब लोगों ने पहली बार नाम सुना होगा। तो ये तो आप इसको तो आप जानते ही होंगे कि कोरोना के नाम पर पे पूरे देश बंद कर दिया गया था। कर दिया गया था कि नहीं कर दिया गया था? हाँ। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि क्यों आना पड़ रहा है आपको आपके बीच, आपसे बात करने का, संवाद करने के लिए। तो उस समय जब पूरे देश को बंद कर दिया, रेलवे बंद था, आपके कामकाज सब ठप थे, स्कूल कॉलेज सब बंद था, सरकारी दफ्तर न्यायालय सब कुछ बंद था टोटल। किसके नाम पर पे? कि भाई कोई बहुत बड़ी कोई बीमारी आई है और इसमें मानवता को या मनुष्य के जीवन को खतरा है कि नहीं है। कि एक ऐसा कोई संक्रमण है, ऐसा कोई वायरस या बैक्टीरिया है जो मनुष्य से मनुष्य या हवा में फैल रहा है, और आप अपने घरों में रहिए तो सुरक्षित रहेंगे। फिर उसके बाद उसके नाम पर एक दवा लोगों को लगाई गई। उसमें हमको तो ऐसा लगता है कि वो निःशुल्क लगी है, लेकिन उसके लिए 35,000 करोड़ का बजट, हमारे टैक्स के पैसे में से 35,000 करोड़ रुपए अलग निकाले गए थे। और वो बजट जो है आदर पूनावाला को, या जिन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के नाम को जिसने वो दवाई सप्लाई की थी, उसको दिया गया था। आप उसका अगर हिसाब निकालेंगे लगभग तो 1500-1600 रुपए एक व्यक्ति के ऊपर खर्च हुए हैं कि किसी की जेब में गए हैं, वो आप सब समझदार हैं। तो लेकिन अब आप अगर उसके विश्लेषण करें, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसका अगर आप विश्लेषण करेंगे तो कोई ऐसा व्यक्ति है जो ये उसका फायदा गिनवा सकता है दवाई का जो वो लगी है लोगों को? नुकसान तो आप भी गिनवा देंगे, मैं भी गिनवा दूंगा बहुत से। फायदा किसी को हुआ है उसके लगने के बाद से? नहीं हुआ ना। नुकसान आप देख ही रहे हैं कि चलता चलता आदमी गिर जा रहा है, मर जा रहा है ना। डॉक्टर्स मर गए हैं, है कि नहीं है। खड़े खड़े गिर गया है, नाचते नाचते वीडियोस देख रहे होंगे आप, न्यूज में भी आ रहा है। अब तो इंग्लैंड की कोर्ट में सब एस्ट्राजेनेका कंपनी जिसने सीरम इंस्टीट्यूट को दवाई सप्लाई की थी, उसमें इंग्लैंड ने कोर्ट में उसने मान लिया है कि हाँ इससे टीटीएस होगा, थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, इससे हो रहा है लोगों के अंदर। ये क्या है कि वो तुरंत ही क्लॉट बन करके कार्डियक अरेस्ट हो रहा है और आदमी को जान बचाने का मौका नहीं मिल रहा है कि नहीं है। तो ये जनता सरकार मोर्चा वो संगठन है जो 2020 में ही चिल्ला चिल्ला कर लोगों को बोल रहा था कि आप इनके दवा के षड्यंत्र में मत फंस जाना। उसमें डॉक्टर देवेंद्र बलारा जी हैं, डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी जी हैं, और आपके और भी बहुत से थे, कपिल बजाज थे। मतलब देश भर में लोगों ने उस समय बहुत विरोध किया था। और सुदर्शन न्यूज अगर आप देखते होंगे तो सुदर्शन न्यूज वाले ने एक पूरी स्टोरी चलाई थी 2020 में ही, जब तक लॉकडाउन नहीं लगा था। यहाँ चाइना में इधर उधर की खबरें आ रही थी, उसने पूरी स्टोरी चलाई थी कि इवेंट 201, अगर मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, इवेंट 201 नाम से उसने पूरी स्टोरी चलाई थी। 1 घंटे का कार्यक्रम था,
डॉक्टर विश्वरूप भी उसमें थे और भी एक्सपर्ट उसमें बैठे थे, कि दुनिया के जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में एक ऐसी प्लानिंग हुई है, अब आप समझना इसको, कि एक ऐसी प्लानिंग हुई है कि अब हमको ये लॉकडाउन लगा करके, मतलब ये पूरा प्लान किया गया है पहले कि पूरी दुनिया को हमको बंद कर देना है और लोगों को ये टीकाकरण करना है। उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य था, और उसका उद्देश्य है, था नहीं, रुका नहीं है वो प्रोग्राम। आज भी आप अगर कोई सरकारी डिपार्टमेंट से पूछोगे, आरटीआई लगाना आप लोग, बात पे यकीन मत करना, आप पूछना कि आज क्या स्थिति है देश की, तो आपको पता लगेगा स्वास्थ्य के संबंध में आज भी भारत में हेल्थ इमरजेंसी लगी हुई है। आज भी कागजों में जो है ना, कागजों में आज भी कोरोना गया नहीं है, वो मेडिकल इमरजेंसी आज भी लगी हुई है। क्यों? क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि ये तो कुंभ चल रहा है, नहीं तो टीवी पे एक वायरस और आ गया था, खबरें आ गई थी उसकी, है ना। दूसरा एचएमपीवी तो आई, एक और वायरस आ गया था। हाँ, तो वो उससे पहले एक वायरस आया था कि वो कोरोना से 50 गुना ज्यादा खतरनाक है, और उसकी खासियत क्या थी, वो जो टीवी पे बता रहे थे कि उसकी खासियत ये है कि इसमें कोई लक्षण आपको दिखाई नहीं देगा। मतलब आपको खांसी भी नहीं होगी, बुखार भी नहीं होगा, फिर भी आपको वायरस हो सकता है आपके अंदर। तो ये मैं बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये आपके ध्यान में मैं इसलिए ला रहा हूँ इन बातों को, जिससे आपको पता लगेगा कि हम क्यों आपके बीच आना पड़ा है। वो इसलिए लाना पड़ा है कि साथियों, जैसे मैंने आपको बताया कि सुदर्शन न्यूज पे जो इवेंट 201 हुआ, कि इवेंट 201 आप सर्च कर लेना, आपको पूरा आ जाएगा। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के पूरा प्लानिंग हुई। प्लानिंग क्या हुई कि गंभीर प्लानिंग ये हुई कि एक नया आदेश दुनिया में, ऑर्डर, जिसको प्रधानमंत्री बोल चुका है लाल किले से और अपने संसद में अपने वक्तव्य में कई बार बोल चुका है, और आपने कहीं कहीं अगर ध्यान से देखा होगा तो उसके नई विश्व व्यवस्था, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, वो कह रहे हैं कि अब हम दुनिया के अंदर या दुनिया को एक नए तरीके से चलाना चाहते हैं। कौन चलाना चाहते हैं? इन्होंने नाम लिया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WHO। अभी अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने बयान दिया कि मैं WHO को बाहर निकल रहा हूं, अपने देश को WHO से बाहर निकाल रहा हूं। अब आपने सुना होगा वो क्या कह रहे हैं कि हमको दुनिया के अंदर, उनका कुछ एजेंडा है, एजेंडा 2030 के नाम से वो चल रहा है। उस एजेंडे का पहला आदेश था ये पूरी दुनिया में कोरोना और लॉकडाउन, पूरी प्लानिंग से उन्होंने किया। उसमें क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि हमको दुनिया के अंदर 50 करोड़ आबादी चाहिए, और आप टीवी पे देखते होंगे तो 800 करोड़ लगभग बताते हैं, दुनिया के अंदर 800 करोड़ की आबादी है, तो उनको कितने चाहिए? 50 करोड़। तो 750 करोड़ कहाँ जाएंगे? वो नहीं चाहिए उनको। तो कैसे? 2016 में या 15 में बिल गेट्स ने एक बयान दिया था कि वैक्सीनेशन के माध्यम से हम डीपॉपुलाइजेशन कर देंगे दुनिया के अंदर, और उन्होंने ऐसी खबर आपके टीवी पे भी चलती है, आपका नेता भी, कोई भी पढ़ा लिखा आदमी, उसके दिमाग में ऐसा भरा गया है, आप उससे पूछोगे अगर, तो वो आपको एक ही बात देगा कि यार ये गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी का कारण क्या है, तो वो बताएगा जनसंख्या। यही बताएगा ना कि जनसंख्या ज्यादा है, कि भाई गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी का कारण है जनसंख्या। तो फिर उससे पूछो तो क्या है समाधान, की जनसंख्या कम हो जाए तो ठीक है, ऐसा ही बोलता है आदमी। अगर उससे ये कहें कि तो फिर इसका मतलब पहले तेरे परिवार को जाना चाहिए, ये भी तो उसी का पार्ट है, फिर वो बोलता नहीं है। मतलब कि आदमी इतना हरामखोर हो गया है कि पड़ोसी तो मर जाए, मैं बच जाऊं, है कि नहीं है? तो ये उसकी अपनी सोच नहीं है, उसके सबकॉन्शियस में टीवी के माध्यम से फीड किया गया, और आप लोग इसको अच्छे से समझते होंगे, इस्लाम में इसको हराम बताया गया है, टीवी को भी, है ना। और आज ज्यादातर मुस्लिम जो कम्युनिटी है उसने वैक्सीन नहीं ली। क्यों? क्योंकि इस्लाम में वो हराम है। क्यों है हराम? क्योंकि वो इस षड्यंत्र को पहले से जानते हैं, इसलिए उन्होंने लिस्टिंग किया है कुछ चीजों को। क्योंकि आदमी को अगर कंट्रोल किया जा सकता है या उसको जो गुमराह किया जा सकता है वो मीडिया के माध्यम से, सिनेमा के माध्यम से, उसको शराब के माध्यम से, और ब्याज को, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हराम की गई है, और ये कुछ कॉमन चीजें हैं जो हर धर्म में मिलेंगी आपको, क्योंकि यही वो चीजें हैं जिससे आदमी को गलत राह पर ले जाया जा सकता है। फिर उसको कोई दिक्कत, अगर इनसे बच गया तो फिर उसको दिक्कत नहीं आएगी। तो ये जब वो कह रहे हैं कि हमको 50 करोड़ लोग चाहिए दुनिया के अंदर, तो 750 करोड़ तो उनको हटाने हैं, है कि नहीं है? और अब आप देख रहे हो कि कोरोना में जो टीकाकरण हुआ, 220 करोड़ डोज तो यहाँ लगी है भारत में, और पूरी दुनिया में हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा आबादी है कहाँ? भारत और चाइना में।
अगर दुनिया में 800 करोड़ आबादी है तो 300 करोड़ तो यहीं पे है, दोनों देशों में ही। तो सबसे ज्यादा कमी कहाँ लानी है? चाइना और भारत में। तो सबसे बड़ा शिकार अगर कोई इस षड्यंत्र का होगा तो वो शायद चीन और दो मुल्क होंगे, है कि नहीं है? तो भाई इसलिए आपके बीच आना पड़ रहा है कि उनकी तैयारी कुछ बहुत बड़ी है, और हम लोगों को, और जो भी सही सरकार आ जाए आपकी, एक मुख्यमंत्री ऐसा था उस कोरोना काल में भी, अखिलेश यादव, जिसने बोला था खुलकर, लेकिन फिर उसको भी ऑफर दे दिया गया तो अगले दिन उसने बयान पलट लिया। उसने कहा था कि भाई मैं तो नहीं लगवाऊंगा, आप बचना इससे। फिर उसके बाद भी उसने बोला, और चुनाव में भी ये मुद्दा बनाया उसने, वैक्सीनेशन वाला। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि कोई सरकार, कोई नेता, कोई अभिनेता, कोई आपका डीसी या कोई आपका अधिकारी इस पर बात नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसको तो एक ही काम है, वो बोलेगा कि मुझको तो साहब नौकरी करनी है। तो अब ये बात हम इसको क्या चाह रहे हैं कि भाई जनता की समझ में आ जाए, और जनता की समझ में आए कि कैसे, जब कोई उनसे इस पर बात करेगा, भाई 100 लोगों से बात होगी तो हो सकता है 10 लोगों को समझ में आ जाएगी, है कि नहीं है? 10 को तो आ ही जाएगी समझ में, और फिर वो 10 को आगे समझाने का प्रयास करें, तो ऐसे एक चेन बन जाएगी। और ये जो एजेंडा या जो षड्यंत्रकारी ताकतें हैं जो मानवता को खत्म करने पर लगी हुई है, वो शायद उसमें जब लोगों की समझ में आ जाता है तो फिर किसी की चलती नहीं है। यही रास्ता है, क्योंकि संसाधन हमारे पास है नहीं है ना? तो मीडिया हमको दिखाएगा नहीं है, क्योंकि मीडिया का पूरा कंट्रोल उनका है। आप अगर पता करोगे, मीडिया चैनल जो है जितने भी भारत के अंदर, वो लगभग बड़े चैनल हैं, कुछ सोशल मीडिया है, कुछ है ना, कुछ आपके ये यूट्यूबर्स हैं कुछ, तो ये सबका जो टोटल आप पता करोगे तो ये पूरी वेल्थ इंडस्ट्री 15,000 करोड़ की है। और आपने सुना होगा कि अडानी की जो इनकम है इनकी, वो 10,000 करोड़ रुपए है। तो मात्र 2 दिन में, 1.5 दिन में वो सारे मीडिया हाउस को खरीदने की ताकत रखता है। और आपको मालूम भी होगा कि 48 जो टीवी चैनल है, बड़े छोटे बड़े मिला करके, उसमें 23 अडानी के हैं, 23 अंबानी के हैं। तो वो अब जिसने मान लो जो धन देगा वो धुन बजवाएगा। तो जो पैसा दिया है मीडिया चैनल को, वो उसके हिसाब से काम करेगा कि आपके लिए काम करेगा। अब रही बात आपके राजनेता की, तो जो राजनीति लोग कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी, चाहे आपका ही आदमी हो, जब वो विधायक का इलेक्शन लड़ता है या एमपी का इलेक्शन लड़ता है तो 10-20 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। तो वो पैसा आप तो नहीं देते उसको, कौन देता है? बाजार देता है ना पैसा। तो बाजार का क्या है? बाजार का एक ही नियम है, लाभ। बाजार एक ही नियम पे चलता है, वो प्रॉफिट। उसको जिस चीज में प्रॉफिट होगा वो उस काम को करेगा। तो फिर जो चुनी हुई सरकार है, जिसको हम अपनी सरकार मानते हैं, तो वो आपके लिए काम करेगी कि बाजार के लिए काम करेगी? वो तो बाजार के लिए काम करेगी, करेगी कि नहीं करेगी? है कि नहीं है? जैसे अब इसमें, अब आपका जो जितना भी खतरा बहुत बड़ा है साथियों। क्यों है बड़ा? क्योंकि उन्होंने तैयारी इस स्तर की करी है कि आपका हर चीज कनेक्शन जो है, इस बार लॉकडाउन नहीं लगाना पड़ेगा उनको, क्योंकि आपका सारा का सारा डाटा जो है आधार के साथ लिंक हो गया है। आपकी जमीन के कागज लिंक हो गए हैं आधार के साथ, आपका जो पानी आता है हर घर नल वाला, वो आधार के साथ कनेक्शन उसका लिंक है, आपका बैंक का खाता आधार के साथ लिंक है, आपकी जो है होम मकान का जो रजिस्ट्री है वो आधार के साथ लिंक है ना, आपकी जो सैलरी का अकाउंट है वो आधार के साथ लिंक है। ऐसी कौन सी चीज है जो आधार से लिंक नहीं है? आपकी पेंशन हो, आपका कुछ हो, वो आधार से लिंक है कि नहीं है? तो इस बार क्या करना है कि आधार के एक ही नंबर को बंद कर देना है। आपका आधार बंद, तो आपकी सब सेवाओं से आप कट जाओगे। फिर वो कहेंगे कि ये टीका आपको लेना पड़ेगा, तब आपका आधार ओपन होगा। मतलब कि कंट्रोलिंग पावर किसी दूसरे के हाथ में। और दुर्भाग्य का हो चाहे सौभाग्य का हो, सबसे बड़ी बात है कि भारत के पास अपना सर्वर नहीं है। आधार कौन चला रहा है? नंदन नीलकेणी। आधार का जो काम है 2014 में जब कांग्रेस की सरकार थी तो उसका ठेका नंदन नीलकेणी को मिला था, है ना। जब ये आई फिर उसको कंटिन्यू किया गया। भारत के पास अपना सर्वर नहीं है। सर्वर किनका है? इन्होंने नाम लिया था बिल गेट्स का। दूसरी बड़ी बात, यहां आप कंट्रोल में आ गए हो, आगे हो कि नहीं आगे हो? भाई आपका आधार बंद कर दे, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है कि नहीं है? दूसरा, आप जो खाना खा रहे हो वो खेत में उत्पन्न होके आ रहा है, तो खेत में जो उत्पन्न होके आ रहा है उसमें जो बीज है, वो बीज क्या किसान का अपना है क्या? है नहीं ना। कहां से आता है? मार्केट से आता है।
और बीज का जो ये हाइब्रिड बीज जो है पूरी दुनिया में, उसका पेटेंट एक ही आदमी के नाम पे है, उसका नाम है बिल गेट्स। ठीक है ना। तो जिसका पेटेंट है वो रोक सकता है कि नहीं रोक सकता है? भाई बीज आपके पास अपना नहीं है, बाजार आपको दे ना दे उसकी मर्जी है कि नहीं है? तो फिर आप खाने को भी तरसोगे। वो कंडीशन लगाएगा ना अपनी कि आपको हम बीज देंगे गेहूं का, पर इस शर्तों पे देंगे। कर सकता है कि नहीं कर सकता है? आपके जो पशुधन है, पशुओं में जो गर्भाधान होता है उसका बीज हमारे पास नहीं है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से होता है, वो भी मार्केट से आता है। और ये जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की जो टेक्नोलॉजी है, इसका पेटेंट भी बिल गेट्स के नाम पे है। मैं आपको डॉट्स समझा रहा हूं कि कड़ी कहां जा करके मिल रही है। भारत में नहीं, पूरी दुनिया का पेटेंट उसके पास है, ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्नोलॉजी का। अच्छा, फिर आप जो खेती करते हो वो कुछ औजार लगते हैं उसमें। ट्रैक्टर तो आपने खरीद लिया, लेकिन वो चलता किससे है? तेल से। दुनिया के 70% तेल कुओं का मालिक है रॉकफेलर, वो भी भारत में नहीं है, बाहर है रॉकफेलर फाउंडेशन। आप सर्च करना ये नाम मैं जो आपको बता रहा हूं, ये नाम याद रखने के हैं बहुत। तो ये तेल भी आपका नहीं है भाई, वो जब चाहे तो रोक देगा ना, वो रॉकफेलर फाउंडेशन का मालिक है। आपको लगता होगा कि रिलायंस की जो तेल की जो इंडस्ट्री है या तेल का जो उसका डिपार्टमेंट है उसकी इन्वेस्टमेंट है क्या? नहीं, रॉकफेलर फाउंडेशन जो जितनी भी उसके इक्विपमेंट है, जो रिफाइनरी के जितने भी उसमें मशीनरी है, टेक्नोलॉजी है, वो सारी रॉकफेलर की है, ये नाम का है। तो वो चाहे तो इसको भी एक दिन में घुटनों पे ले आएगा, है कि नहीं है? तेल आपके पास नहीं है। अब आ जाओ आप, आपके पास पानी जो है, पानी अपना है क्या? पानी अपना है क्या? शहर में जो रहते हैं वो तो सप्लाई से आता है पानी, गांव में जो रहते हैं वहां बिजली से आता है पानी, खेत में जो पानी चलता है वो भी बिजली से चलता है। बिजली आपकी है क्या? बिजली है तो सरकार की है, और सरकार को भी सप्लाई कौन कर रहा है? प्राइवेट सप्लाई कर रहा है। तो मतलब कहने का ये है कि आपके पास कुछ भी अपना है नहीं है, तो वो जब चाहे आपकी गर्दन को, हमारी गर्दन को दबोच सकते हैं। और ये जो हर घर नल की जो योजना चल रही है, वो इसीलिए चल रही है कि 3 चीजों पर अगर कंट्रोल हो जाए, एक तो पानी के ऊपर, एक आपके खाने के ऊपर, है कि नहीं है? अगर इन 2 चीजों पर कंट्रोल हो जाए, तीसरा है जमीन। अभी जो ऑनलाइन रजिस्ट्री हो रही है ना यूपी के अंदर, पूरे देश में ही ऑनलाइन जोड़ा जा रहा है रजिस्ट्री को, तो उसमें अगर कंट्रोल हो जाए तो जो वो कहेगा वो आपको मानना पड़ेगा। और लोगों को इस बात का मालूम नहीं है। भाई आपको ये लगता होगा मालूम नहीं है ना। अभी आपका जो घर की जो वो थी रजिस्ट्री, जो गांव में लोग रहते थे, आपको पता होगा कि गांव में जो लोग रहते थे उनके मकान का कोई कागज नहीं होता था, जो जहां रह रहा है वही उसका मालिक होता था। लेकिन अभी उस लाल डोरे को तोड़ करके, मतलब उसको हमारे पूर्वजों ने, हमारे पुरखों ने उसको एक ऐसी व्यवस्था में संयोजित किया था कि भाई ये इसको कोई छेड़खानी नहीं करेगा, ना इसका कभी कागज बनेगा, जो जहां रह रहा है वो उसका मालिक है। उसको बोलते थे लाल डोरा, मतलब कि उसको कोई छेड़ नहीं सकता था। अभी इस कोरोना काल में उस लाल डोरे को भी छेड़छाड़ करके हटा दिया गया है, और आपके खेत की तो बनती है खतौनी, घर की बनने लगी है घरौनी। बन रही है ना घरौनी, और आदमी बड़ा खुश हो रहा है, और टीवी में उसमें न्यूज में ऐड आ रहा है कि अब व्यक्ति घर पे भी लोन ले सकता है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपकी खेत की जमीन जो है, जो किसान अगर यहाँ बैठे हो, तो 99% खेत की जमीन जो है बैंकों में गिरवी रखी है कर्ज के नाम पर। केसीसी कार्ड लिया हुआ है, सबने लिया हुआ है कि नहीं लिया हुआ है? और अभी इस चुनाव से ठीक पहले जो खेत की जो एग्रीकल्चर जो डिपार्टमेंट था लोन वाला, ये सारा का सारा दे दिया गया है अडानी को। जब बैंकों का मालिक अडानी होगा तो उन बैंकों में जो जमीन के पेपर रखे हैं उनका मालिक कौन होगा? स्वाभाविक अडानी हो गया मालिक उनका। और वो एक आदेश दे दे कि मुझको 3 दिन के अंदर या 6 महीने के अंदर आप पैसा जमा करो सारा। तो क्या तो अगर हम इस स्थिति में हैं क्या कि हम उस जमीन पैसे वापस दे सकते हैं क्या? पैसे हम उस स्थिति में है नहीं है, तो वो जमीन आपकी गई कि नहीं गई? तो ये कुछ ऐसे गंभीर मुद्दे हैं जिनको लेकर के जनता सरकार मोर्चा कोरोना काल से काम कर रहा है। और काम करते करते आज स्थिति ये है कि पूरे देश में आवाज चली गई है, पूरे देश से साथी लोग आ रहे हैं, और हमने तय किया है
कि हरियाणा के 7,000 गांवों को टारगेट किया गया है कि हरियाणा को पहले एक मॉडल के रूप में देश के सामने प्रस्तुत किया जाए। तो जनता के सामने हम इसलिए जा रहे हैं कि पहले उनको समस्या पता लगे, अगर उनको लगता है हाँ वाकई समस्या पर इस गंभीर है और इस पर हमको काम करना चाहिए, पहले उनसे पूछ तो लें, है कि नहीं है भाई? आपको लगता है कि नहीं लगता है? दोनों बातें आप समझ लें। ये एक 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 नजरिया तो आपको सरकार या टीवी या मीडिया या सरकारी अधिकारी दिखा रहा है, एक नजरिया ये है। आपको जो लगता हो आप उस पर आगे बढ़िए। हमारा ये नहीं है कि आप हमारी बात मानिए, आप अपनी रिसर्च करिए, आप पता करिए कि हम जो कह रहे हैं वो सही है कि गलत है, जो जो मुद्दे हमने आपको बताए। दूसरा, जनता सरकार मोर्चा के 2 ध्येय वाक्य हैं। ये कोई संगठन नहीं है, ना ये कोई पॉलिटिकल पार्टी है, ना इसको कोई भी राजनीति, मतलब ना हम आपको वोट मांगने आए हैं, ना आपसे नोट मांगने आए हैं, ना हम आपसे ये कहने आए हैं कि आप इसको ज्वाइन करिए कि इसकी संख्या बढ़ाइए। नहीं, इसका स्ट्रक्चर हमने ऐसा रखा है कि इसमें ये संगठन ही नहीं है। बात अगर आप मुद्दे की कर रहे हो तो आप ही जनता सरकार मोर्चा हो, आप जिस संगठन में उसी संगठन में काम करिए, आगे बढ़ाइए उसको। आप अगर सच्चाई की बात कर रहे हो तो वही मोर्चा है, उसमें कोई वो नहीं है, ना ही कोई इसमें जाति धर्म भाषा कुछ नहीं, सिर्फ जो सच्चाई की बात करेगा, जो बात करने लायक है। हमने इसका अभियान का नाम दिया हुआ है भारत की पुनर्स्थापना, भारतीयता के आधार पर। यह नारा राजीव भाई ने 1992 में दिया था, 1992 में। उनका भी जब ये उन्होंने अभियान शुरू किया था तो उस समय शुरू किया था जब भोपाल गैस ट्रेजेडी हो गई थी। आप सबको पता है भोपाल में गैस कांड हुआ था, 22,000 लोग एक रात में मर गए थे, लाखों लोग घायल हुए थे, आज भी कुछ लोग घायल उनमें असर है। तो जब उस पर रिसर्च की थी तो पता चला था कि वो यूनियन कार्बाइड नाम की कंपनी ने वो गैस जो है लीक नहीं हुई थी, लीक करवाई थी। वो एक ऐसा हथियार का टेस्टिंग कर रही थी कि वो कितना खतरनाक हो सकता है, उसका वो देख रही थी। तो वो वहां से रिसर्च शुरू हुई थी। तो उसमें ये मोर्चे के 2 बड़े ध्येय वाक्य है। एक तो है कि जल जंगल जमीन और जानवर पर और जनता पर निर्णय लेने का अधिकार स्थानीय लोगों का हो। भाई ये सुल्तानपुर का ये गांव है, मान लो कोई गांव है, तो वो गांव बताएगा ना मुझको क्या चाहिए, कि दिल्ली में बैठा कोई आदमी बताएगा? दफ्तर में बैठ के थोड़ी वो तय करेगा, पॉलिसी मेकिंग जो है वहां से नहीं होगी, वो गांव का आदमी बताएगा। और ये अधिकार पहले से ही राजीव गांधी ने, जो पंचायती राज एक्ट आया था आर्टिकल 72-73 में, वो कर दिया था उसने। 71-72 तो लागू है, 73 में उसने ये भी कर दिया था कि गांव अपना बजट खुद बना सकता है। क्योंकि उसने एक बयान दिया था, आपने देखा होगा कि जब मैं दिल्ली से 100 रुपए भेजता हूं तो 85 रुपए की लूट हो जाती है, 15 पैसा ही नीचे पहुंचता है। तो फिर उसने कहा कि फिर टैक्स क्यों लें हम दिल्ली मंगाए क्यों पैसे को जब इसमें लूट हो रही है? तो इसीलिए उसकी हत्या कर दी गई थी, क्योंकि उसने पूरी आजादी लोगों को देने की बात कही थी। तो इसमें हमारा 2 ध्येय वाक्य हैं, जल जंगल जमीन और जानवर पर निर्णय लेने का अधिकार स्थानीय लोगों का हो। दूसरा, शिक्षा स्वास्थ्य न्याय राजनीति और खेती से पूंजीवाद का खात्मा। जब तक पूंजीवाद रहेगा, अगर खेती के अंदर पूंजीवाद रहा तो साथियों फिर रॉकफेलर फाउंडेशन को तेल बेचना है, तेल बेचने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें चाहिए। तेल खरीदेगा क्यों? क्योंकि आपको मशीनें चलानी पड़ेंगी तो वो तेल से चलेंगी। ऐसी ही टेक्नोलॉजी वो फंड करेगा कि साइंटिस्ट ऐसी टेक्नोलॉजी बनाए जिसमें तेल की जरूरत हो। वो ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं बनने देगा कि जो बिना तेल के चल जाए। आपने देखा होगा कि बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं, उन्होंने ऐसी मशीन बनाई जो पानी से चल सकती है, किसी ने कुछ बनाया लेकिन उसको प्रमोट क्यों? क्योंकि उसमें इंडस्ट्री का नुकसान है कि नहीं है? आपके खेत में एक रिसर्च हुई थी 2000 में, जब अटल बिहारी प्रधानमंत्री थे। तो यह रिसर्च ये हुई थी कि भाई भारत के पास इतने पशु हैं कि पूरी रेलवे, पूरा एरोप्लेन, पूरा ट्रांसपोर्ट, पूरी जो भारत की तेल की जो खर्च है वो गैस से, गोबर गैस से हम चला सकते हैं। तो ये रिपोर्ट हुई और स्वीडन नाम का एक देश है, आप पता कर लेना, स्वीडन में सारा का सारा जो ट्रांसपोर्ट, रेलवे, एयरवे सब जो है वो सीएनजी से चलता है। उससे जो उनका जो कचरा है उससे वो गैस बनाते हैं और गैस से वो चलाते हैं अपना, एक बूंद तेल वो खर्च नहीं करते हैं। तो ये भारत में भी ये रिपोर्ट आई थी। और आईआईटी दिल्ली के सारे वाहन उसी से चलते हैं, सीबीजी से, कंप्रेस्ड बायोगैस से। आईआईटी दिल्ली के वो 2002 से ही उन्होंने फिर उस पर काम किया और वो टेक्नोलॉजी बनाई, लेकिन वो लागू क्यों नहीं हुई? क्योंकि तेल का मालिक रॉकफेलर फाउंडेशन है और सरकार को जो चलाता है वो कौन चलाता है?
रॉकफेलर फाउंडेशन चलाता है। तो वो ऐसा काम नहीं होने देगा जो आपके फायदे का हो। आप अपने जीवन को ध्यान से देख लेना, अगर आप उसका आकलन करने की कोशिश करें तो आपको पता लग जाएगा कि आप सुबह उठने से लेकर के शाम को सोने तक अपनी मर्जी से कर रहे हो कि किसी कंपनी के लिए जीवन जी रहे हो, अपने लिए जी रहे हो कि किसके लिए जी रहे हो। आपको पता लगेगा कि हमारा पूरा जीवन तो किसी कंपनी को समृद्ध करने में या कंपनी के लिए ही काम करने में हमारा जा रहा है। ये आप ध्यान से देख लेना। ऐसे ही अगर शिक्षा के अंदर पूंजीवाद रहा तो फिर गरीब आदमी के बच्चे को वो अवसर और वो समानता नहीं मिल पाएगी, क्योंकि वो फीस इतनी महंगी है, फिर वो इतना महंगा मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना महंगा है कि आदमी उसको नहीं, वो समान अवसर जब तक नहीं मिलेगा तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा। और समान अवसर क्या गरीब आदमी दे सकता है क्या आज की व्यवस्था में? तो इसलिए वहां भी पूंजीवाद का खात्मा करना पड़ेगा। तीसरा जो है न्याय व्यवस्था में, आप देखते होंगे न्याय व्यवस्था में 20-20 साल चल जाएगा आपका, फिर भी फैसला नहीं आएगा। वकील उससे भी पार्टी से भी लेगा, दूसरी पार्टी से भी लेगा, दोनों पार्टियों से पैसे लेगा वकील, वो भी वकील खड़ा करेगा, वो भी खड़ा करेगा, 20 साल तक चलेगा, तब तक कबर टूट जाएगी, फिर अंत में आके फैसला ही करना है कि नहीं है? तो ये भी व्यवस्था हमको पूंजीवाद से हटानी पड़ेगी। इस व्यवस्था को भी अपने अंडर में स्थानीय लोगों को ही लेना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं है? ऐसे ही स्वास्थ्य की व्यवस्था है। आप देखो कितने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, उनसे कोई फायदा मिला है क्या किसी को? है भाई, आज से 30 साल पहले आप ज्यादा स्वस्थ थे कि आज स्वस्थ हो? आज से 30 साल पहले आदमी के पास मान लो हम कहते हैं कि भाई आपके पास हॉस्पिटल नहीं थे, आपके पास डॉक्टर नहीं थे, आपके पास इतनी मशीनें नहीं थी टेस्ट करने के लिए, आपके पास इतने दवाई नहीं थी, तो उस समय लोग स्वस्थ थे कि आज स्वस्थ है? पहले स्वस्थ थे। तो इसका मतलब फिर ये जो इतना बड़ा तामझाम और इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल, इतनी बड़ी बड़ी मशीनें, MRI की, फलाने की, 1 करोड़ की मशीनें, इनका क्या लाभ हुआ? फिर किसी को तो लाभ हुआ है। किसको? आपको हुआ है कि कंपनी को हुआ है? कंपनी को लाभ हुआ है ना। अच्छा एक बात बताओ, आप जो आप अगर बीमार पड़े तो उसमें आपका फायदा है कि कंपनी का फायदा है? तो फिर पॉलिसी जो मेकिंग में, जब वीके पॉल जो नीति आयोग में पॉलिसी मेकिंग में स्वास्थ्य को पॉलिसी बना रहा है, वो वीके पॉल, आप सर्च कर लेना, वो पीडियाट्रिक्स था एम्स का, और वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जब योजना आयोग को खत्म किया गया 2014 में और नीति आयोग बनाया गया, नीति आयोग का जो फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, उसको जो स्वास्थ्य की नीति के लिए प्रधानमंत्री को जो सलाह देता है, सलाह नहीं देता, वो पॉलिसी मेकर है, वो जो पॉलिसी बनाता है वीके पॉल, डॉक्टर वीके पॉल, तो वो ऐसी पॉलिसी कैसे बना देगा जिसमें दवा ना बिके? बताओ आप मुझे। तो स्वास्थ्य की जो पॉलिसी बनेगी वो ऐसे बनेगी जिसमें इक्विपमेंट बिके, जिसमें जो है हॉस्पिटल ज्यादा बने, जिसमें जो है आपको क्या कहते हैं उसको, दवा ज्यादा खानी पड़े, है ना। और दवा ज्यादा खाने के लिए, आप टेस्ट ज्यादा करवाने के लिए आपको जो है हॉस्पिटल ज्यादा जाना पड़े, उसके लिए एक ही शर्त है, आप बीमार पड़े। बिना बीमार पड़े थोड़ी आप वहां जाएंगे। तो यानी कि वहां से आपका भला नहीं हो सकता है। हाँ, अगर व्यवस्था आपके हाथ में है, अगर गांव के हाथ में व्यवस्था है, तो गांव कभी नहीं चाहेगा कि आप बीमार पड़े। क्यों चाहेगा कोई व्यक्ति? कोई बीमार होना चाहता है क्या? ये जो अभी भाई साहब ने बात करी, इन्होंने बात करी, जो नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चल रहा है, और ये एक शर्त लगा दी गई है कि बच्चा जन्म से लेकर के उसको 23-24 टीके लगेंगे, और अगर वो टीके नहीं लगवाता है तो उसको स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा। तो आपको पता होगा, आपको तो टीके नहीं लगे होंगे, आपके स्वास्थ्य ज्यादा बेहतर है कि बच्चे का स्वास्थ्य ज्यादा बेहतर है कि नहीं है? तो उसका फायदा क्या हो रहा है फिर? CDC की जो रिपोर्ट है, अमेरिकन जो इंस्टीट्यूट था, CDC बोलते हैं उसको, ड्रग कंट्रोलर, तो वो उसने रिपोर्ट दी थी। उसने ये कहा था कि भाई ये जो आप टीके लगाते हो छोटे बच्चों को, वहां 35-36 लगते हैं अमेरिका के अंदर, जन्म से लेकर के इतने टीके लगते हैं वहां बच्चों को। कभी हेपेटाइटिस का, कभी BCG का, कभी TB का, कभी पोलियो का, कभी वो क्या है वो ओरोला, पता नहीं क्या क्या नाम है, नाम भी भूल गया मैं, ठीक है ना। इस तरीके से वो फिर वो जो है उसका 1, 2, 3 है, उसका नाम है, 1 लगा, 2 लगा, 3 लगा, मतलब समय समय पर बच्चा नहीं हो गया है, दवा की मशीन हो गया है। तो उन्होंने रिपोर्ट दी थी साइंटिस्ट ने कि हमने ये करके देख लिया है साहब, जिन बच्चों को टीके लगे हैं और जिन बच्चों को नहीं लगे हैं, इसकी हमने कंपैरेटिव स्टडी कर ली है। जिन बच्चों को टीकाकरण नहीं हुआ है उनकी जो इम्यूनिटी पावर है वो टीके वाले से 6 गुना ज्यादा है, 6 गुना ज्यादा है उसकी।
जो इम्यूनिटी पावर है, जो प्राकृतिक क्षमता है उसकी रोगों से लड़ने की, तो फिर उस रिपोर्ट को उसमें डाल दिया गया। क्यों? क्योंकि जो प्लानिंग में जो लोग बैठते हैं उसमें फंडिंग से बैठते हैं, और फंडिंग करता है रॉकफेलर फाउंडेशन। ये जो मेडिसिन का पूरा पार्ट है, ये जो आपकी मेडिसिन बनती है, वो मेडिसिन बनती है जो तेल निकलता है, तेल निकालने के बाद उसमें एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट बच जाता है, उससे मनुष्य की दवा भी, पशुओं की दवा भी, और खेत का जो पेस्टिसाइड बनता है वो उसी से बनता है। और पूरी दुनिया में मैंने आपको बताया 70% का मालिक है रॉकफेलर फाउंडेशन। तो वो रिसर्च को भी फंड करता है, वो इंस्टीट्यूट को भी फंड करता है, वो सिलेबस भी वही बनवाता है। पूरी दुनिया में जो एजुकेशन का सिलेबस है वो एक ही व्यक्ति कंट्रोल करता है, रॉकफेलर फाउंडेशन, पूरी दुनिया का। तो ये ऐसे ही अगर इसमें भी पूंजीवाद रहा तो आप कभी स्वस्थ नहीं हो पाओगे, नहीं हो पाओगे। आप तो अपने आंखों से देख रहे हो ना, आजकल छोटे बच्चों को कीमो हो रहा है, कैंसर हो गया उनको कैसे हो गया भाई? जो भी दुनिया में आया है मात्र 1 साल 2 साल का, उसको कैंसर कैसे हो गया? क्या कभी किसी ने इम्यूनाइजेशन को जिम्मेदार ठहराया कि भाई जरा चेक तो कर ले, ये जो टीकाकरण हो रहा है बच्चों को, इसमें है क्या इंग्रेडिएंट? उसमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एक ऐसा प्रोडक्ट है, वो हैवी मेटल है, वो शरीर से निकलेगा ही नहीं आपके, है कि नहीं है? तो ये राजनीति भी मैंने आपको बता दिया, शिक्षा मैंने आपको बता दिया, स्वास्थ्य मैंने आपको बता दिया, है ना, खेती आपको बता दिया। तो अगर इन 5 चीजों में पूंजीवाद रहा तो कभी आपका भला या समाज का भला नहीं होगा। ये तो ये है। और एक संकट मैंने आपको बता दिया कि उनको 50 करोड़ लोग चाहिए, नई विश्व व्यवस्था वो लेकर आ रहे हैं। तो वो फिर आप सोचो कि यार फिर काम कैसे होगा? तो काम होगा साथियों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो शब्द आपने सुना होगा कि एआई आ गया है। एआई आ नहीं रहा है, आ गया है। आपका जो ये दिल्ली में जो कोर्ट है ना, जितनी भी दिल्ली की जो कोर्ट है, सेशन कोर्ट, उनका जो ये क्लरिकल काम जो करते थे क्लर्क, उसका सारा काम एआई करने लगा है, एआई को दे दिया गया है। सूरत के अंदर एक हॉस्पिटल जो है वो पूरा एआई चला रहा है। आप जाइए वहाँ, मान लो इनका नाम गौरव है, गौरव बैठेंगे वहाँ, इनका कंप्यूटर होगा या ये रोबोट होगा, वो स्कैन करेगा, इनको बता देगा कि आप जाइए रूम नंबर 18 में, आपको घुटने की प्रॉब्लम है। वहाँ घुटने में वहाँ पूरा सर्जरी का डिपार्टमेंट है, वो देख करके इनको घुटने का जो भी है वो काम कर देगा और दवा रिकमेंड कर देगा, या यही लिख देगा कि आप फलाना रूम नंबर में चले जाइए मिस्टर गौरव। तो वो जाएगा रूम नंबर 17 में, वहाँ से दवा की पर्ची में से दवा निकल के आ जाएगी, फिर वो दूसरे में भेज देगा, वो उसको दवा रिकमेंड कर देगा। वो पूरा ऑटोमेशन पे हॉस्पिटल चल नहीं रहा है, चल गया है सूरत के अंदर। और आपने देखा होगा प्रधानमंत्री की फोटो भी थी उसमें साथ, कि एक पूरा का पूरा रेस्टोरेंट भी एआई का, रोबोट्स का, वो चल गया है गुजरात में। तो आपकी और हमारी बर्बादी ज्यादा दूर नहीं है। इसका उन्होंने नाम दिया एजेंडा 2030, 2030 तक। ठीक है जी। तो ये कुछ बड़े संकट हैं लोगों के ऊपर, और इनसे बचने का रास्ता एक ही है कि वॉक 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 और टॉक टॉक टॉक। जितने ज्यादा लोगों तक बात पहुंचेगी उतना ही लोगों की समझ में आएगा। और जब बात लोगों की समझ में आ जाएगी तो, क्योंकि सरकार भी आपकी वोट से ही चल रही है, आपकी ताकत लेकर के आपके ऊपर ही वो कानून बना रही है आपको दबाने के लिए। आपको पता है उत्तर प्रदेश के अंदर स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स बना दी है योगी जी ने। उसमें नियम ये है कि आप किसी भी व्यक्ति को कहीं से भी बिना किसी कसूर के वो उठा सकती है और 6 महीने तक जेल में रख सकती है। 6 महीने बाद जब आप छूट कर आओगे और आप अगर कोशिश करोगे कि मैं उसके ऊपर केस कर दूं कि मैं ईमानदार था, मैं बेगुनाह था, तो वो प्रावधान भी नहीं है उसके अंदर, आप केस भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उस ऑफिसर की मंशा जो थी देश के फायदे के लिए उसने आपको उठाया था, क्योंकि उसको आपके ऊपर शक हो गया तो उसने आपको डिटेन कर लिया। पर लोगों को मालूम नहीं है। असंवैधानिक है कि नहीं है? पूरा असंवैधानिक है कि नहीं है? तो रिपील कैसे होगा? जब लोगों को पता होगा तो लोग आवाज उठाएंगे। और लोग आवाज कब उठाएंगे? जब उनको जानकारी नहीं। क्यों उठाएंगे आवाज? तो क्या ये जानकारी आपको कोई नेता अभिनेता डिपार्टमेंट देगा क्या? तो इसके लिए जिसको पता है उसको आपको बताना पड़ेगा, है कि नहीं है? मान लो मैंने आपको बता दिया, आप दूसरे को बता दें। तो इन कुछ ऐसी बात है, अब मान लो थोड़ी बहुत ही देर में, 1-8 घंटे की चर्चा में तो पूरी चर्चा नहीं हो सकती है। तो यहाँ आपके बीच आने का उद्देश्य ये था कि एक तो आपसे हम बात करने रूबरू हो जाए। अगर आपको बात समझ में आती है कि हाँ भाई कुछ गंभीर संकट है और इस पर हमको बात करनी चाहिए, तो फिर हमारी 3 दिन की ट्रेनिंग चलती है इन्हीं विषय को लेकर के। 3 दिन ट्रेनिंग चलती है, फिर 7 दिन की भी ट्रेनिंग चलती है। क्योंकि बात समझे बिना
समस्या समझ में नहीं आएगी। जब आपकी समस्या समझ में आ जाएगी तो समाधान भी वही लोग कर सकते हैं जिनको समस्या का पता हो। भीड़ कभी भी बदलाव नहीं कर सकती। सरकारों को गिरा देना, दूसरी सरकार को ले आना, उससे कोई समाधान नहीं होगा। क्योंकि मैंने आपको बताया जो आधार कार्ड का प्रोजेक्ट है, इसका जो ठेका जो है वो तो कांग्रेस ने ही दिया था, नंदन नीलकेनी को। प्रोजेक्ट तो वही लेके आई ना भाई। दूसरी सरकार आओ, तीसरी आओ, कोई आ जाए, वो आपका फायदा नहीं करेगा, क्योंकि उसको चुनने में आपकी कोई भागीदारी है ही नहीं। वो तो टीवी पर प्रोपेगेंडा चलाते हैं और आपसे आपकी वोट ले लेते हैं, और आपने जहां वोट दी 5 साल के लिए आपके हाथ कट जाते हैं। कोई ऐसा प्रावधान इसमें है ही नहीं है कि आप उसमें कुछ दोबारा कर सको। तो अगर आपको लगेगा कि भाई इन विषय पर हमको आगे बढ़ना चाहिए, तो रियान भाई यहाँ बैठे हैं, गौरव जी भी हैं, इरफान जी भी बैठे हैं। तो इस विषय पर जब आगे बढ़ना होगा हमको, तो फिर एक ऐसा आपका मन हुआ कि 200 400 500 लोगों की कोई ट्रेनिंग यहाँ हो जाए, तो हमारे जो शुरू में बताया था इन्होंने, डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा जी, वो भी आ जाएंगे। आप हमारा एक नीडर इंडिया चैनल है यूट्यूब के ऊपर, आप उसको सर्च करना, उसमें सारे पॉइंट वाइज मुद्दे जो हैं, नीडर इंडिया, वो उसमें आप देखोगे। तो कोरोना में जब मास्क लगाने से मना कर दिया था डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा ने कि मैं मास्क नहीं लगाऊंगा, क्योंकि ये गुलामी का पट्टा है और हम इसको नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम आज़ाद लोग हैं। तो उनको जेल हुई थी, 3 दिन वो जेल में रहे, फिर उनको बाहर निकाला और फिर पूरी मूवमेंट चलाएगी, तो लॉकडाउन हटा था। पूरी लॉकडाउन जब ये इसमें पूरी मूवमेंट चली और केस हुआ कोर्ट के अंदर, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि जब कोर्ट में सरकार से पूछा कि भाई आप ये जो 5 लाख बताते हो रोज की, 2 लाख केस नहीं आ गए, 4 लाख केस नहीं आ गए तथाकथित बीमारी के, जबकि भारत के पास जितने इक्विपमेंट है, जितने स्वास्थ्यकर्मी हैं और टेस्ट करने में जितना समय लगता है, उसके हिसाब से सिर्फ 1 लाख रिपोर्ट ही डेली आ सकती है। आप कैसे कह रहे हो कि 4 लाख आ गए? तो जब वहां फिर उनसे कोई जवाब देते नहीं बना था, तो वो सब रिसर्च, वो सब डॉक्यूमेंट और कैसे इस व्यवस्था से बाहर निकल के हम अपनी व्यवस्था बना सकते हैं, वो सब ब्लूप्रिंट तैयार है। बस जरूरत है तो समझे हुए लोगों की, क्योंकि ये भीड़ नहीं चाहिए। भीड़ तो 500 रुपए में भी आ सकती है, वो कभी कुछ काम। ये नेताओं की रैली में भीड़ जो आप देखते हैं, पूरी प्रोपेगेंडा होती है, 500 700 रुपए में आती है ना, उससे कुछ नहीं होता है। समझे हुए लोग, अपने से उठकर आने वाले लोग, स्वानुशासित, वो कुछ कंस्ट्रक्टिव निर्माण का काम कर सकते हैं। अब इसमें हमारा, ये तो मैंने 5 आपको बता दिए, इसमें हमारा जो है एक अभियान और हमने छेड़ रखा है। उस अभियान का नाम है कर्ज अदायगी का अभियान। कर्ज अदायगी